बंदा ज्वाइन नहीं भी होगा ना वो बाद में देख पाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया अभी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं थोड़ा सा तुमको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये बुक का मेरे को पीडीएफ भेजा किसी ने, और इतना बेकार पीडीएफ, कुछ दिख भी नहीं रहा ढंग से इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो एनपीओज होते हैं, एनपीओज का मीनिंग क्या होता है। देखो बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना, अगर ऑडियो या वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना, या तो मुझे, मेरा व्हाट्सएप भी ऑन है, डेस्कटॉप में मैंने व्हाट्सएप ऑन किया हुआ है, ठीक है। फोन, क्योंकि मेरा फोन से ना मैं फोन से विजिबल हो रहा हूँ तुम लोगों को, तो ये जो वीडियो मेरी दिख रही है फोन से दिख रही है, तो फोन मेरे पास नहीं है, कॉल मत करना, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे, व्हाट्सएप मेरा ऑन है, और या तो यहाँ पे चैट में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने ये देखा था कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है। तो एनपीओ का मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था एनपीओ एक ऐसी संस्था होती है जिसका उद्देश्य फायदा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं तुमने देखी होंगी जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सोशल वेलफेयर के लिए या फिर अपने मेंबर्स के वेलफेयर वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो संस्थाएं होती हैं इनकी इनकम कहाँ से होती है, फिर मतलब इनके पास फंड्स कहाँ से आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इन संस्थाओं को डोनेशन देते हैं। अबे यार अपनी तुम वीडियो अपनी बंद रख दो ना। कौन है ये बंदा? अच्छा सिद्धार्थ है क्या? तुम लोग बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिख रहा हूं ना तुमको, मैं दिख रहा हूं ना। तुम लोग सिर्फ सुनो ध्यान से, ठीक है। मेरी ऑडियो और वीडियो में कोई इश्यू तो नहीं है ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा? नो सर ऑल क्लियर है, ठीक है, नहीं है कोई इशू, ठीक है। तो अब देखो मैं ना, मैं पढ़ाऊंगा अभी लगातार, और अगर बीच में कुछ इशू होगा ना तब तुम मुझे बताना, चैट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आएगा बीच में तो मैं पढ़ रहा हूँ साथ के साथ, चैट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। और कोई भी इशू होगा मैं पढ़ लूंगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं दोबारा से। हमने पढ़ा था कि एनपीओ जो है वो ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य फायदा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये काम नहीं करती हैं। ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सामाजिक जो है भलाई के लिए काम करती है, या फिर ये अपने मेंबर्स के वेलफेयर वेलफेयर के लिए काम करती है, अपने मेंबर्स की भलाई के लिए काम करती है। हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि एनपीओ को फंड्स कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है इनके पास। तो हमने पढ़ा था एनपीओ के पास पैसा कहाँ से आता है भाई, एनपीओ के पास पैसे के जो सोर्सेज है वो क्या क्या होते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं ये डोनेशन भी देते हैं, ये सब्सक्रिप्शन फीस भी देते हैं, ये एंट्रेंस फीस भी देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके पास मेंबर्स के थ्रू पैसा आता है। या जो इन एनपीओ के ट्रस्टीज होते हैं, वो जो ट्रस्टीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, डोनेशंस देते हैं, चैरिटी देते हैं, तो उसके थ्रू भी इनके पास पैसा आता है। और जो आम जनता होती है, हम जैसी आम जनता, ये भी एनपीओ को डोनेशन देती है, उसके थ्रू भी इनके पास पैसा आता है, डोनेशन या चैरिटी वगैरह जिसको कहा जाता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी इनको ग्रांट देती है, मदद देती है, हेल्प देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के थ्रू भी इनके पास पैसा अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बात हमने पढ़ी थी कि एनपीओ क्या है और एनपीओ के पास फंडिंग कहां से आती है, ठीक है। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो मैं ये डिटेल में अब दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है सबको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो बुक में सामने दिख रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। एनपीओ के ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो यार सभी पे अप्लाई होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट जो है ये सभी संस्थाओं पे अप्लाई होता है, ठीक है। सर मुझे ले लो मीटिंग में। कौन है? सिद्धार्थ। आनंद भी आ गया। चलो तो ज्वाइन होने देते हैं इनको भी, 2 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, सारे ज्वाइन हो गए, ठीक है। आनंद भी आ गया, सिद्धार्थ भी आ गया, और बाकी सब भी आ चुके हैं। अब मेरे को ना कॉल मत करना, ठीक है। अगर देखो मेरे को कॉल करोगे मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। और मैसेज कर देना मुझे, चैट बॉक्स ओपन है, चैट में तुम लोग मुझे कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैंने व्हाट्सएप भी ऑन किया हुआ है अपना, ठीक है। चलो तो डिस्कस करते हैं, दोबारा से टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी बिजनेस पे अप्लाई होता है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग पर्सन माना जाता है कानून की नजर में। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की हमने बात की थी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होता था, ठीक है। ना तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई होता था, ना ही ये पार्टनरशिप फॉर्म पे अप्लाई होता था।
लेकिन एनपीओ पे ये कॉन्सेप्ट जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है। इट मींस यहाँ पे एनपीओ पे ये कॉन्सेप्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है। एनपीओ को और उसके जो मालिक होते हैं उनको अलग अलग पर्सन माना जाता है कानून की नजर में। एनपीओ और उसके प्रमोटर को अलग अलग नजर माना जाता है, अलग अलग पर्सन माना जाता है, सॉरी, कानून की नजर में। ठीक है, आगे यहाँ पे हमने पर्पस देखा था कि एनपीओ का पर्पस क्या होता है। तो एनपीओ का पर्पस क्या होता है भाई? सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, मेनली तो यही पर्पस होता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट करना। ठीक है, और इस तरह का मैंने बताया था हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो है ये लोग करते हैं। आगे यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑनरशिप। तो क्या एनपीओ का कोई ऑनर होता है? तो नहीं भाई, एनपीओ का कोई भी ऑनर नहीं होता। एनपीओ जो लोग मिलके एनपीओ बनाते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स, जैसे कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं। लेकिन वो प्रमोटर्स जो होते हैं वो एनपीओ के ऑनर नहीं होते हैं। एनपीओ पे किसी का भी राइट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति एनपीओ का ऑनर नहीं होता, इसका मतलब। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे हमने यहाँ पे ये पढ़ा था प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो ये भी हमने समझा था कि एनपीओ का उद्देश्य फायदा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना एनपीओ का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो हो ही जाता है। अगर हमारे रिवेन्यूज ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एनपीओ के केस में प्रॉफिट को सरप्लस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरप्लस के नाम से जाना जाता है। और अगर लॉस हो जाता है तो उसको डेफिसिट के नाम से जाना जाता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था मैनेजमेंट। तो एनपीओ को मैनेज कौन करते हैं भाई? ट्रस्टीज मैनेज करते हैं। तो एक ट्रस्टी बोर्ड होता है जो कि एनपीओ को मैनेज करता है। उसमें 4-5 सदस्य होते हैं, ट्रस्टीज कहा जाता है जिनको, जो कि एनपीओ को चलाते हैं। इनको मैनेजिंग कमिटी भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फंड्स कहां से आते हैं। तो हमने पढ़ा था मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चैरिटी, गवर्नमेंट ग्रांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफी सारे तरीकों से इनके पास फंड्स इकट्ठा होते हैं, इसका मतलब। आगे हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है। यहां से हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो था ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीजें आती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें हमने देखा था कि यहाँ पे आएंगी। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है। और यहाँ पे अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है तो डेबिट साइड पे सारी रिसिप्ट्स आएंगी। इट मींस जिन जिन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू मुझे पैसा रिसीव हो रहा है वो सब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी। और जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने रफ फॉर्मेट आप लोगों को लिखवाया था, आपकी कॉपी में आपके सामने होगा। डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट आती है, क्रेडिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं। और अगर बैलेंसिंग फिगर हमारी जो है वो क्रेडिट बैलेंस निकलती है। क्रेडिट बैलेंस देखो तभी निकल सकता है, क्रेडिट बैलेंस तभी निकल सकता है जब बैंक का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर हमारे पास ओपनिंग में सिर्फ कैश अवेलेबल था तो क्या कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल सकता है? नहीं निकल सकता। उस केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हमारे पास ओपनिंग में कैश बैलेंस अवेलेबल होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल ही नहीं सकता। लेकिन अगर ओपनिंग में बैंक बैलेंस अवेलेबल हुआ तो उस केस में क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल है। तो इट मींस 99% केसेस में हमारे पास डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से, उसको हम लोग लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे वो लिखा जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? आगे यहाँ पे हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा। ऑडियो क्लियर नहीं है, गौरव कह रहा है ऑडियो क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर है भाई? बाकी सब मुझे बताना, ऑडियो एक बार क्लियर है क्या सबको? गौरव को क्लियर नहीं है क्योंकि सर नहीं है। बाकी सबको क्लियर है बेटा। तुम्हारे तुम्हारे ना इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी मुझे लग रहा है। बाकी सबको एकदम क्लियर है। ठीक है, बाकी सबको एकदम क्लियर है, इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी तुम्हारे। चलो बाकी सबका क्लियर है। ठीक है, रिया भी कह रही है क्लियर है। ओके, चलो। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 चीजें बनती हैं एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक तो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी होती है बैलेंस शीट। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमें ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे डिस्कशन करते हैं। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो डिफरेंस भी दिया हुआ है, एक डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे एनपीओ में और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, उनमें और एनपीओ में डिफरेंस क्या होता है। तो एनपीओ में और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में अंतर क्या होता है, इसको एक बार है ना होमवर्क में रीड करके आना।
ठीक है, जो भी इसमें डाउट्स होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, ये आपको रीड करके आना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये जो डिफरेंस है ये रीड करना है, जस्ट एक बार रीडिंग लेना है इसकी। ज्यादातर चीजें यहाँ पे एकदम नॉर्मल है, वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं है। चंदन कह रहा है वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर है क्या? देखो भाई एक बार, बाकी सब बताओ एक बार। बाकी सबको क्लियर है यार, तुमको क्यों नहीं क्लियर हो रही है? रिया को भी क्लियर है, आकांक्षा को भी क्लियर है, सबको तो क्लियर है यार। भाई तुम्हारा ना इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया होगा, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। वीडियो क्लियर इस वजह से नहीं आ रही होगी, ये जो पीडीएफ है ये साफ नहीं दिख रहा होगा शायद तुमको, ये पीडीएफ साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है ना ये भाई सन्नी ने भेजा था, सन्नी ने थोड़ा सा मतलब सही से फोटो नहीं ली होगी शायद, वो थोड़ा ब्लर आ रहा है, ठीक है। सर नेट क्लियर नहीं है उसका, ठीक है, हाँ उसका नेट जो है वो थोड़ा नेट में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उसको नहीं आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस क्या होता है, इसको जस्ट रीड आउट करके आना है। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो वो मैं आपको सॉर्ट आउट करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही तो है नेक्स्ट क्लास, ठीक है, एमडब्ल्यूएफ में होती है हमारी क्लास। अब देखो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। एनपीओ जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें बनाता है जो कि मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। तो ये 3 चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हमें पहली चीज जो यहाँ पे पढ़नी है वो पढ़नी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना है हमको, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यहाँ पे मैं, चलो। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं है, इसके आगे भी यहाँ पे अभी इन चीजों को नहीं पढ़ना हमें, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। मैं सीधा इलिस्ट्रेशन 1 पे आ गया, 1.5 पेज नंबर पे आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर 1.5। सर सीएम वाला वाईफाई चला रहे हैं, तो भाई फिर सीएम वाले वाईफाई से तो यही होगा ना, अपने फोन का नेट ऑन करो, सीएम वाले वाईफाई से नहीं होगा भाई, अपना फोन का इंटरनेट ऑन कर लो, सीएम वाले वाईफाई से दिक्कत आएगी बीच बीच में। सीएम भी फर्जी है, सीएम का वाईफाई भी फर्जी है, ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन एक बार निकाल लेना अपनी अपनी बुक्स के अंदर। इलिस्ट्रेशन 1 यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, बट फिर भी ठीक है। चलो तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी। तो सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी ये एनपीओ का नाम है, ठीक है। तो एनपीओ का नाम दिया हुआ है हमें, वो कह रहा है एक एनपीओ है सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से एक एनपीओ है जिसका कि हमें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे रेडी करना है। और जो अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारा 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। इट मींस ये अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 2018 को ये स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 को ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अच्छा एक बात सुनना मेरी ध्यान से, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाएगा या फिर ये पूरे साल के लिए बनेगा, मेरे को चैट में बताना, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे बैलेंस शीट होती है एक डेट की बनती है, 31 मार्च की बैलेंस शीट बनती है, साल की लास्ट डेट पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक डेट पे बनेगा या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगा, मतलब ये पूरे साल के लिए बनेगा, पूरे साल के लिए बनेगा। सिद्धार्थ कह रहा है पूरे साल के लिए बनेगा, वेरी गुड, ठीक है, ये पूरे साल के लिए बनेगा भाई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये पूरे साल के लिए बनेगा, कैश अकाउंट पूरे साल के लिए बनता है साल के अंत में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे साल के लिए बनेगा, बैलेंस शीट की तरह नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनेगा ये, ठीक है, पूरे साल के लिए बनेगा। चलो तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, नीचे काफी सारी चीजें दी हुई है मुझे और मैं इनको भी रीड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मुझे अपना क्वेश्चन जो था उस पर मेनली फोकस करना था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से एक एनपीओ है
और नीचे हमें काफी सारी डिटेल दी हुई है। इस डिटेल को देख के हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, मतलब 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगा, 31 मार्च 2019 को ये खत्म होगा। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से, यहां पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, इसका ध्यान से देखते हैं। तो फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा है भाई? इलिस्ट्रेशन नंबर है 1। और यहां पे मैं फॉर्मेट रेडी कर देता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक तो डेबिट साइड होगी हमारी, पूरे साल के लिए बनेगा, और पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहां पे भी आ जाएगा अमाउंट। देखो भाई, तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट साइड बनेगी नॉर्मली, जैसे हर लेजर में बनती है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं, और सीक्वेंस वाइज जो सारी चीजें हैं उनको मैं पोस्ट करूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम यहाँ पे क्या गिवन है? फर्स्ट आइटम यहाँ पे गिवन है ओपनिंग बैलेंस। ध्यान से देखना, फर्स्ट आइटम यहाँ पे क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस गिवन है भाई। और ओपनिंग बैलेंस जो है ना, वो कैश इन हैंड का भी गिवन है, कैश एट बैंक का भी गिवन है, दोनों के दोनों ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है यहाँ पे। कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो 40,000 रुपीज है, और कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो कितना है भाई? 2,10,000 रुपए यहाँ पे हमें कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है। तो भाई ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कैश अकाउंट में कहां पे जाएगा? तो भाई डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और टू बैलेंस बीडी जो मैंने लिखा है, इसके अंदर मुझे दोनों के दोनों बैलेंसेस लिखने हैं, कैश वाला भी लिखना है और बैंक वाला भी लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे कैश बैलेंस और यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस, इस तरीके से लिखेंगे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस हमारा कितना था? 40,000 रुपए था आई थिंक। ठीक है, तो 40,000 रुपीज हमारा कैश बैलेंस था, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 40,000 रुपए, और 2,10,000 हमारा बैंक बैलेंस था। तो टोटल जो होगा वो आउटर कॉलम में हम लोग यहां पे लिख देंगे 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए हमारा आ गया आउटर कॉलम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपनिंग बैलेंस की हमने पोस्टिंग यहाँ पे कर दी। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई इश्यू होगा। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा ये टू बैलेंस बीडी के नाम से, तो मैंने यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है उसको भी जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे दी हुई है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और ब्रैकेट में ना कुछ बात लिखी है, ब्रैकेट वाली बात को ना बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं इसका अमाउंट क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का। तो भाई अमाउंट है 3,05,000 रुपए। अमाउंट कितना है भाई? 3,05,000 रुपए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सब्सक्रिप्शन क्या होता है सबसे पहली बात, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग आजकल बड़े सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ना, नेटफ्लिक्स होता है, amazon प्राइम होता है, ठीक है, हॉटस्टार होता है। तो हम लोगों को अगर इनकी सर्विसेज लेनी है तो हम क्या करते हैं भाई? इनका सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं। यही करते हैं हम कि नहीं करते? अगर मुझे हॉटस्टार पे कोई मूवी देखनी है, या नेटफ्लिक्स यूज करना है, या मुझे amazon प्राइम वीडियो यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? इनका सब्सक्रिप्शन खरीद लूंगा। मतलब मैं इन कंपनीज को कुछ पेमेंट करूंगा और उसके बदले में ये मुझे क्या करेंगे? अपनी सर्विस देंगे 1 साल के लिए। ठीक है, वैसे सब्सक्रिप्शन एनुअल भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है ना, इस तरीके से होता है। कई कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई कोई कंपनी हमें 1-1 महीने का सब्सक्रिप्शन देती है, और कोई की कंपनी तो 1 हफ्ते का भी देती है। ठीक है, जैसे ऑल्ट बालाजी नाम से एक ऐप है, उसमें शायद 1 हफ्ते का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और amazon प्राइम मंथली भी देता है। ठीक है, नेटफ्लिक्स भी मंथली सब्सक्रिप्शन देता है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक फीस होती है, सब्सक्रिप्शन एक फीस होती है जो कि एनपीओ रिसीव करता है अपने मेंबर से, एनपीओ रिसीव करता है अपने मेंबर से फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज देने के बदले में जो फीस रिकवर की जाती है एनपीओ के द्वारा अपने मेंबर के थ्रू, तो मेंबर के थ्रू जो फीस रिकवर की जाती है एनपीओ के द्वारा, उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। क्लियर है यहां तक की बात सबको?
तो भाई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3,05,000 रुपए। इट मींस एनपीओ के मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन फी दी है एनपीओ को कितनी, 3,05,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन फी है ये एनपीओ के लिए इनकम है या खर्चा है, ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। ये जो सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव होगी एनपीओ को, ये एनपीओ के लिए इनकम है या पेमेंट है? तो भाई सिद्धार्थ कह रहा है इनकम है, ठीक है। बाकी सबको भी समझ में आ रही है ये वाली बात, ये रिसिप्ट हो रही है या फिर पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? फटाफट से बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गौरव भी कह रहा है भाई रिसिप्ट इनकम है, एनपीओ को अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो वो इनकम होगी उसके लिए, रिसिप्ट होगी। चंदन भी कह रहा है रिसिप्ट के स्पेलिंग नहीं आते नालायक को। और बताओ बाकी सबको, आकांक्षा को समझ में आया, रिया को समझ में आया? ये लोग तो रिप्लाई नहीं करते, और आनंद भाई भी चुपचाप बैठा हुआ है, आनंद भी कुछ नहीं कर रहा। आकांक्षा भी कह रही है भैया यस सर। रिसिप्ट है। आनंद भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आनंद को मैसेज टाइप करना नहीं आता क्या? चंदन ने रिसिप्ट के स्पेलिंग सही करके लिख दिए। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं आनंद को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो, और रिया को भी आ गया होगा, रिया ने भी रिप्लाई नहीं किया वैसे, रिया को भी आ गया। चलो रिया का भी मैसेज आ गया भाई, वो कह रही है इनकम होती है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हो रहा है एनपीओ को, वो उसके लिए इनकम है। और अगर इनकम है तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां पे जाना चाहिए? तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाना चाहिए क्रेडिट साइड पे। अच्छा एक और बात, इस फॉर्मेट में ना मैंने एक गलती कर दी है, देखो ध्यान से। यहाँ पे ना पर्टिकुलर्स नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था रिसिप्ट्स। तो मैं इसको सही कर देता हूं, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था रिसिप्ट्स, सॉरी पेमेंट्स, पेमेंट्स। क्रेडिट साइड पे तो पेमेंट्स आती हैं, यहां पे लिखना चाहिए था पेमेंट, और रिसिप्ट्स आना चाहिए था यहाँ पे, डेबिट साइड पे आना चाहिए था यहाँ पे रिसिप्ट्स। यहां पे आना चाहिए था रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इसको मैंने सही कर दिया भाई। और ये जो पीडीएफ है ना, ये तुम लोगों को मिल जाएगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं क्लास के बाद, ठीक है। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो ढंग से, ठीक है। इसको साथ साथ नोट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो भाई दोबारा से आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, और इनकम कहां पे आएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? तो भाई ये आएगी हमारी डेबिट साइड पे। कहां पे आएगी? डेबिट साइड पे। इनकम्स कहां पे आती है? रिसिप्ट्स कहां पे आती है? डेबिट साइड पे आती है। तो जब भी हमें पैसा रिसीव होगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर हम कोई पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, जस्ट लाइक कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ब्रैकेट वाली बात को भी पढ़ लेते हैं जरा। ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई थी, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये लो जी। अब यहां पे देखो ब्रैकेट में ना एक बात लिखी थी कि इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 17-18। अब इस बात को समझना ध्यान से। हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा है? 18-19। करंट ईयर कौन सा है? 18-19। और वो कह रहे हैं ये जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ना, 3,05,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, इसके अंदर 15,000 तो वो वाला है जो कि पिछले साल से रिलेटेड है, 17-18 से रिलेटेड है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस साल टोटल 3,05,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और इस 3,05,000 में 15,000 पिछले साल का कुछ पेंडिंग था, वो भी मुझे मिल गया इस साल। क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल रिसीव हुआ, क्या उसको मुझे इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए? बताओ मुझे। क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल रिसीव हुआ, क्या मुझे उसको इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए? आनंद कह रहा है हाँ करना चाहिए, यस सर। बाकी बच्चे भी बोलो भाई। 3,05,000 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, उसमें से 15,000 ऐसा था जो कि पिछले साल से रिलेटेड है। तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हो रहा है। पिछले साल मतलब किसी मेंबर ने नहीं दिया होगा तो उसने इस साल पे किया मुझे, तो इस साल मुझे रिसीव हो रहा है पिछले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन। तो क्या वो जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल से रिलेटेड था उसको मुझे इस साल लिखना चाहिए? आकांक्षा भी कह रही है हाँ लिखना चाहिए। आई थिंक नहीं। सिद्धार्थ कह रहा है आई थिंक नहीं। रिया कह रही है यस लिखना चाहिए। गौरव कह रहा है नहीं लिखना चाहिए। तो देखो भाई सुनो ध्यान से, कोई कोई बच्चा कह रहा है लिखना चाहिए, कोई कोई बच्चा कह रहा है नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं चीजों को। भाई हम लोग बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है,
है ना, जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है, और वो कैश बेसिस को फॉलो करके बनता है, अक्रूवल बेसिस को फॉलो करके नहीं बनता। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा होता ना, तो फिर मैं वहां पे अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग करता, और वहां पे मैं वो जो 15,000 का सब्सक्रिप्शन पिछले साल वाला था उसको रिकॉर्ड नहीं करता इस साल, उसको मैं इस साल रिकॉर्ड नहीं करता। इस साल में सिर्फ इसी साल का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करता अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता, क्योंकि वहां पे मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं। लेकिन कैश अकाउंट बनाते समय, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, हम लोग कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। और कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो इट मींस जितना भी पैसा आ रहा है ना, बिना दिमाग लगाए जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा रिकॉर्ड होगा, चाहे पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे अगले साल से रिलेटेड हो, इट डज नॉट मैटर। तो मेरी एक बात सुनना ध्यान से, कसम खा लेंगे सारे के सारे बच्चे आज, अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो जितना भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है सारा रिकॉर्ड करेंगे, चाहे किसी भी साल से रिलेटेड हो। जितना भी हमने एक्सपेंस करंट ईयर में पे किया वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, हमने करंट ईयर में पेमेंट की है तो वो रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर के। कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई है, मुझे बताओ। बताओ भाई। गौरव कह रहा है यस सर, आनंद भी कह रहा है यस सर, गौरव कह रहा है समझ गए, और भाई सिद्धार्थ कहां गया? यही हूं, समझ में आया? हाँ समझ में आया। आकांक्षा को समझ में आया? सर एक बार और समझा दो, रिया कह रही है एक बार और समझा दो, चलो ठीक है मैं एक बार और समझाता हूं, दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से। हम लोग अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, चार्जर गिर गया मेरा, चलो कोई बात नहीं। हम लोग हम लोग जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना, ये कैश अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की कॉपी होता है, और कैश अकाउंट जो होता है ना उस पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। अच्छा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि जो खर्चा जिस साल से रिलेटेड है ना उसको उसी साल में रिकॉर्ड करो। अगर मैं यहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट को मान लूं तो देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था करंट ईयर में? 3,05,000। ध्यान से सुनना, 3,05,000 मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ भाई 3,05,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ना कि इसमें से 15,000 तो पिछले साल का है, 15,000 तो 17-18 का है, 2017-18 का। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो खर्चा जिस साल का है उसको उसी साल रिकॉर्ड करो। इट मींस ये जो 15,000 का खर्चा है ये 3,05,000 में जुड़ा हुआ है ना, तो मैं इस साल 3,05,000 रिकॉर्ड नहीं करूंगा खर्चा। 15,000 का जो खर्चा था वो पिछले साल का था, उसको पिछले साल ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, इस साल नहीं करना चाहिए था। इट मींस मैं 3,05,000 में से 15,000 माइनस करके जो खर्चा आता उसको इस साल मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। इसका मतलब मैंने जितना भी पैसा पे किया करंट ईयर में वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, पेमेंट साइड पे। मैंने जितनी भी इनकम रिसीव की करंट ईयर के अंदर वो सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड पे। इट डज नॉट मैटर कि वो जो इनकम या एक्सपेंस था वो कौन से वाले साल से रिलेटेड था। करंट ईयर में अगर मैंने कोई खर्चा पे कर दिया है तो वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। करंट ईयर में अगर मुझे कोई इनकम रिसीव हुई है तो वो किसी भी साल से रिलेटेड इनकम क्यों ना हो, करंट ईयर में जो है उसको रिकॉर्ड किया ही जाएगा। इट मींस कैश कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 15,000 भी मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? हाँ भाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, इसी साल रिसीव हो रहा है, 18-19 वाले साल में ये मुझे रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये आएगा। हाँ लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तब वहां पे ये नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे ये नहीं आएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनता है। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? रिया कह रही है ओके सर। और सिद्धार्थ क्या भेज रहा है मुझे? ये डॉक्यूमेंट, एक मिनट रुक जाओ चेक कर लेते हैं।
अच्छा, साफ पीडीएफ भेजा उसने। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसी से पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो भाई, इसका मतलब यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है डेबिट साइड पे, वो मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड करूंगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आएगा टू सब्सक्रिप्शन के नाम से, और पूरा का पूरा 3,05,000 रुपये रिकॉर्ड करूंगा। 15,000 पिछले साल से रिलेटेड इस साल रिसीव हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल रिसीव हो गया ना, तो इसी साल रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग जो है वो कैश बेसिस के हिसाब से बनाते हैं, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से नहीं बनाते। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, सब्सक्रिप्शन वाली बात भी हो गई हमारी। अब मुझे बता दो, सब्सक्रिप्शन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सब्सक्रिप्शन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, ठीक है। सिद्धार्थ कह रहा है नो सर, रिया भी कह रही है नो सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा भी नो सर। चलो, तो एक बार समराइज कर देता हूँ बातों को, देखो समराइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारा करंट ईयर क्या चल रहा था क्वेश्चन में? तो करंट ईयर यहाँ पे चल रहा था 18-19, 2018-19, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे दिया गया था 3,05,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होती है, रिसिप्ट होती है ये, ठीक है, पैसा आ रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ पे जानी चाहिए? डेबिट साइड पे जानी चाहिए थी, टू सब्सक्रिप्शन के नाम से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया गया था 3,05,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इसमें ना 15,000 वो वाला भी इंक्लूडेड है जो कि पिछले साल का था। तो पिछले साल किसी बंदे ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया होगा, उसने इस साल दिया, इसका मतलब। तो यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ या फिर अगले साल का करंट ईयर में रिसीव हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट ईयर में रिसीव हो गया ना, हाँ भाई हो गया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट आएगा, जितना भी करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 3,05,000 पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया। डेबिट साइड पे हमारा जो था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 3,05,000 पूरा आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो भाई डोनेशन रिसीव हो रही है बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी ने हमें डोनेशन दी है, 5 लाख रुपए की डोनेशन रिसीव हुई है हमें। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मुझे बताओ ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसिप्ट है या पेमेंट है? फटाफट बताओ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसिप्ट है या पेमेंट है? तो भाई रिसिप्ट है, आकांक्षा कह रही है रिसिप्ट है। बिल्डिंग बनाने के लिए अगर कोई हमें डोनेशन देगा तो हमें पैसा मिलेगा, रिसिप्ट है ये हमारी, ठीक है। और अगर ये रिसिप्ट है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां पे आनी चाहिए? डेबिट साइड पे आनी चाहिए। तो डेबिट साइड पे लिखते हैं टू डोनेशंस, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की डोनेशन यहाँ पे हमारी डेबिट साइड पे हमने लिख दी। तो इसमें तो कोई भी पंगा नहीं था, एकदम सिंपल सा ये जो था पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो बताओ भाई, पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पैसा आ रहा है या खर्चा हो रहा है हमारा? रिसिप्ट है या पेमेंट है? तो सिद्धार्थ कह रहा है भाई पेमेंट है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है। अच्छा, पोस्टेज क्या होता है सबको पता है? मुझे बताओ हाँ या ना में बताओ, पोस्टेज क्या होता है सबको पता है? सिद्धार्थ कह रहा है यस सर पता है, सिद्धार्थ को पता है। बाकी बता दो भाई, बाकियों को पता है पोस्टेज का मीनिंग क्या होता है? बस सिद्धार्थ को पता है। पोस्ट, लेटर पोस्ट करते हैं, लेटर पोस्ट करते हैं, गौरव कह रहा है लेटर पोस्ट करते हैं। बाकी सबको भी पता है क्या? रिया को पता है, ठीक है। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ पोस्टेज क्या होता है। पोस्ट का खर्चा, डाक का खर्चा, डाक, ठीक है, पोस्ट चिट्ठी। तो पोस्ट का खर्चा जो होता है उसको पोस्टेज बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी पेमेंट है। तो पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे जाएगी, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 25,000 रुपए की पेमेंट थी पोस्टेज एंड स्टेशनरी के नाम से, यहां पे आ जाएगा बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी,
थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नाम है ये। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखते हैं बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी। और अमाउंट कितना था इसका? अमाउंट था हमारे पास 25,000, ठीक है, 25,000 रुपीज़ का अमाउंट था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 25,000, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये आ गया भाई क्रेडिट साइड पे। भैया वीडियो लैग हो रहा है, हो रही है सर, वीडियो लैग होने लगी फिर से। सभी की वीडियो लैग हो रही है क्या? सभी बच्चों की वीडियो लैग हो रही है क्या? मुझे लग रहा है मेरा कॉल आ रहा होगा यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बीच में किसी का कॉल आता है ना तो वीडियो लैग हो जाती है। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट में चेक करता हूँ। अभी भी लैग हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है क्या लैग? एक मिनट रुको, चेक करता हूँ मैं, ठीक है। देखना एक बार लैग हो रहा है अभी भी। मीटिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट करूँ क्या? वॉइस आ रही है बट वीडियो में दिक्कत है। वीडियो में क्यों दिक्कत है? हम्म, इंटरनेट की वजह से ही होगा।
चलो पढ़ा दूँ ना। चलो ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ फिर। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी हो रही है वैसे क्लास, रिकॉर्डिंग में ना लैग नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ वीडियो में लैग आ रहा है, लाइव क्लास में लैग आ रहा है सिर्फ। कोई बात नहीं, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी आ गया था अपना क्रेडिट साइड पे। क्वेश्चन में चलते हैं दोबारा से, और यहाँ पे पोस्टेज एंड स्टेशनरी के बाद हमारे पास है इंश्योरेंस। पोस्टेज एंड स्टेशनरी के बाद यहाँ पे है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब वीडियो सही हो गई ना? अब वीडियो सही होगी होगी, देखना एक बार। ठीक है, एक मिनट रुको। चलो भाई, अब वीडियो सही चल रही है, ऑडियो भी सही है मेरे ख्याल से, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ है ना ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाली बात है इसको बाद में रीड करेंगे, पहले देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है भाई। अमाउंट है इसका 28,000 रुपीज की इसकी वैल्यू है। इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू दी हुई है 28,000 रुपये। अब मुझे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा जो है वो रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं या हमें रिसीव होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है या फिर इनकम है? तो भाई पेमेंट है। आनंद भी कह रहा है पेमेंट है, और गौरव भी कह रहा है पेमेंट है, रिया भी कह रही है पेमेंट है, सभी कह रहे हैं पेमेंट है। तो ठीक है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेमेंट साइड पे आएगा, सबको पता है। अब देखो आगे, यहां पे ब्रैकेट में एक बात लिखी है, इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस। 4,000 पेड इन एडवांस। हमने जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो कितना किया भाई? 28,000 रुपए। इसमें से 4,000 ऐसा है जो कि अगले साल से रिलेटेड था, हमने एडवांस दे दिया, हमने इसी साल पे कर दिया, अगले साल का 4,000 रुपए का प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया हमने। मुझे एक बात बताओ, हमने अगले साल का प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया 4,000 रुपीज का, और वो 28,000 रुपीज में इंक्लूडेड है। तो मैं इस साल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्ड करूंगा वो 28,000 करूंगा या 24,000 करूंगा? बताओ भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो प्रीमियम में रिकॉर्ड करूंगा पेमेंट साइड पे वो 28,000 करूंगा या 24,000 करूंगा? तो आनंद कह रहा है भाई 28,000 करेंगे, और बाकी बच्चे 28,000 करेंगे। गौरव भी कह रहा है, सिद्धार्थ भी कह रहा है, रिया भी कह रही है 28,000 करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि भाई खर्चा या इनकम किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, अगर वो करंट ईयर में हमने इंकर किया है तो करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर में पे किया है 28,000, तो पूरा का पूरा 28,000 करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो अगले साल से रिलेटेड हो, किसी भी साल से रिलेटेड हो, इट डज नॉट मैटर। इट मींस ये जो पूरा का पूरा 28,000 है ये कहां पे आएगा? तो ये आएगा हमारा पेमेंट साइड पे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। तो यहां पे लिखते हैं बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। पूरा 28,000 रुपीज यहां पे आएगा, पूरा 28,000 रुपये यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या गिवन है? तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे गिवन है लाइफ मेंबरशिप फी, नहीं नहीं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, इन्वेस्टमेंट परचेज की, ठीक है। और ये जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है? इन्वेस्टमेंट को परचेज करना कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। गौरव कह रहा है भाई इससे फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट खरीदने से फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा, इसीलिए ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के आइटम्स आएंगी या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगी, या दोनों आती हैं? कैपिटल नेचर के आइटम्स आएंगी या फिर रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगी, या फिर दोनों की दोनों आ जाती है? यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहा है रेवेन्यू नेचर की आती है, आनंद भी कह रहा है रेवेन्यू नेचर की आती है,
गौरव भी कह रहा है रेवेन्यू नेचर की, मैंने रेवेन्यू नेचर की पढ़ा दिया था क्या पिछली क्लास में? मैंने रेवेन्यू नेचर की पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, बताना एक बार। मैंने पिछली क्लास में रेवेन्यू नेचर की पढ़ाया था क्या? यस सर। मतलब मैं फ्लो फ्लो में गलत पढ़ा गया, गलत पढ़ा गया मैं। चलो सुन लो भाई, थोड़ी करेक्शन करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। जो हमारा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट होता है ना, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर की आइटम आ जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, है ना। बात समझ में आ रही है? इसको ना कॉपी में ना नोट कर लेना, इट रिकॉर्ड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ऑफ आइटम्स, ठीक है, दोनों की दोनों आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, कैपिटल नेचर की भी होती है, रेवेन्यू नेचर की भी होती है। मतलब हमें सोचना ही नहीं है कि कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, हमें तो सिर्फ लिख देने हैं, ठीक है। तो इस बात को भाई कॉपी में नोट कर लेना। पिछली क्लास में मैं फ्लो फ्लो में थोड़ा सा भाई भावनाओं में बह गया था, लेकिन यहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह की आइटम्स आती हैं, रेवेन्यू नेचर की भी आती हैं, कैपिटल नेचर की भी आती हैं। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? बताओ भाई बताओ। यस सर, ठीक है। तो भाई नोट कर लेना, पिछली क्लास में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैंने बोल दिया था कि रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है सिर्फ, लेकिन जबकि मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना हमारा, वहां पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है। अगर वहां पे भी मैंने कुछ गलत लिखवाया होगा तो देख लेना एक बार, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कल जो है दोबारा से एक बार कंफर्म कर दूंगा सारी चीजों को, ठीक है। तो दोबारा से देख लो एक बार, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर की आइटम आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता रेवेन्यू नेचर की कैपिटल नेचर की, दोनों तरह की आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है, कैपिटल नेचर की आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब वैसे तो ये जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये हमारा एक कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है, बट फिर भी ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? तो हाँ भाई, फिर भी ये रिकॉर्ड होगा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट है, ये पेमेंट है, तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 31,000 रुपीज। तो बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से यहां पे आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 31,000 रुपीज, 31,000 रुपए यहां पे आ गया हमारा पेमेंट साइड पे। उसके बाद अगली आइटम है लाइफ मेंबरशिप फी। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फी ये क्या चीज होती है भाई? लाइफ मेंबरशिप फी तो सुनना ध्यान से, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? मान लेते हैं मैं किसी संस्था के अंदर मेंबरशिप लेना चाहता हूं, और वो संस्था जो है ना, वो मुझे लाइफ मेंबरशिप फी ऑफर करती है। इट मींस मैं उस संस्था को एक लमसम फीस पे करूंगा और मैं लाइफ टाइम के लिए उसका मेंबर बन जाऊंगा। मतलब मुझे एनुअल फीस पे करने की जरूरत नहीं है, हर साल मुझे मेंबरशिप फी देने की जरूरत नहीं है, मुझे इकट्ठा पूरे लाइफ के लिए एक ही बार में मेंबरशिप फी जो है वो देनी पड़ेगी और मैं उस संस्था का मेंबर बन जाऊंगा। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं पूरे लाइफ टाइम के लिए इकट्ठी मेंबरशिप फी दूंगा तो वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना। एनुअल जो फीस होती है उससे थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी क्या बहुत ही ज्यादा होगी मतलब, ठीक है। तो अगर मैं पूरे लाइफ टाइम के लिए इकट्ठी मेंबरशिप फी दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक मोटा अमाउंट होगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट की वो जो है फीस होगी। जबकि जो मेरी एनुअल फीस है वो छोटे छोटे अमाउंट की होगी, कम अमाउंट की होगी, थोड़े थोड़े अमाउंट की होगी वो, ठीक है। अब मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, लाइफ मेंबरशिप फी ये कैपिटल नेचर के आइटम है या रेवेन्यू नेचर के आइटम है? बताओ भाई। लाइफ मेंबरशिप फी, मैं एक एनपीओ हूं, एक व्यक्ति जो है मेरे पास आया और उसने मुझे लाइफ मेंबरशिप फी पे की, एक ही बार पे करेगा वो लाइफ मेंबरशिप फी तो, है ना, हर साल थोड़ी ना पे करेगा, एक बार आके लाइफ मेंबरशिप फी दे देगा और फिर पूरी जिंदगी के लिए वो उस एनपीओ का मेंबर बन जाएगा। अब मुझे बताओ कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है? सिद्धार्थ कह रहा है कैपिटल, आनंद कह रहा है रेवेन्यू, और बताओ। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर की आइटम है या रेवेन्यू नेचर की आइटम है? गौरव भी कह रहा है कैपिटल, भाई कैपिटल नेचर की आइटम है। मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने ना इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, जो कैपिटल नेचर की आइटम होती है ना वो नॉन रिकरिंग होती है। इट मींस मैं एक एनपीओ हूं और अगर मुझे हर साल एक व्यक्ति आके मेंबरशिप फी देता है फिर तो वो रेवेन्यू नेचर की है, वो रेगुलर इन नेचर होता है ना। रेवेन्यू नेचर की आइटम जो होती है वो रेगुलर नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की इनकम्स जो हैं वो बार बार जो है वो हमें रिसीव होती हैं, हर साल रिसीव होंगी। लेकिन कैपिटल नेचर की आइटम जो होंगी वो एक ही बार रिसीव होंगी, है ना।
तो इट मींस ये कैपिटल नेचर की आइटम है। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ मेंबरशिप फी है वो तो एक ही बार पे करेगा ना, एक बंदा एक ही बार पे करेगा, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारी कैपिटल नेचर की आइटम है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना तो है नहीं भाई, कैपिटल नेचर की आइटम हो या रेवेन्यू नेचर की आइटम हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दोनों की दोनों आती है ना। बात यहाँ पे ये है कि लाइफ मेंबरशिप फी हमारे लिए रिसिप्ट है या पेमेंट है? लाइफ मेंबरशिप फी जो है ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? सिद्धार्थ कह रहा है रिसिप्ट है, इनकम होगी, ठीक है, एनपीओ को इनकम होगी। आनंद भी कह रहा है रिसिप्ट है, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है ये हमारे लिए रिसिप्ट होगी, ना कि पेमेंट, ठीक है। तो ये कहां पे आएगा? रिसिप्ट साइड पे आएगा। 30,000 रुपीज इसकी वैल्यू है, डेबिट साइड पे लिखेंगे इसको टू लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, और अमाउंट था 31,000, ठीक है, 31,000, 31,000, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है भाई। नेक्स्ट आइटम यहां पे है सैलरी पेड। बाकी सब सो गए हैं? सो गए क्या? अच्छा, बाकी सब सो गए क्या? सन्नी कुमार झा, ये सन्नी कुमार अब क्यों आ रहा है भाई, इतनी लेट क्यों आ रहा है? सन्नी को भी ज्वाइन होने देते हैं। चलो सन्नी भी आ गया। देखो भाई, तो सैलरी पेड, सैलरी हमने पे की है 35,000 रुपए, रिसिप्ट है या पेमेंट है? लाइफ मेंबरशिप फी 30,000 है, 30,000 है, अच्छा हाँ भाई 30,000 है यार, मैंने 31 लिख दिया, सॉरी, इसको 30,000 कर देते हैं भाई, ये लो, अब ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फी हो गया हमारा 30,000 रुपए। आगे हमें सैलरी पेड दिया हुआ है, पेमेंट होती है सैलरी पेड, ठीक है, रिसिप्ट थोड़ी ना, पेमेंट है, सैलरी पे करेंगे हम। तो सैलरी पेड है 35,000 और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर 1920, करंट ईयर है 18-19, और हमने 19-20 की सैलरी पे कर दी 5,000 रुपए करंट ईयर के अंदर, एडवांस में हमने सैलरी पे कर दी अगले साल की। तो उससे हमें क्या लेना देना यार, हमने करंट ईयर में पेमेंट की है तो पूरी की पूरी पेमेंट आएगी, मैंने बताया था। इट मीन पूरा 35,000 रुपए रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई पूरा 35,000 रिकॉर्ड होगा पेमेंट साइड पे बाय सैलरी के नाम से। तो बाय सैलरीज पूरा का पूरा 35,000 रुपीज यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इट मीन यहां पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यहां पे कैश कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी की सारी ट्रांजेक्शन होगी। अगर हमने पेमेंट की है करंट ईयर के अंदर तो वो करंट ईयर में रिकॉर्ड होगी, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अगली चीज यहां पे दी हुई है टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो एनपीओ ने टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया होगा, टूर्नामेंट माने कुछ गेम प्ले करवाया होगा, और वहां पे टूर्नामेंट कंडक्ट करवाने में 15,000 का खर्चा हो गया, तो पेमेंट है, ये पेमेंट साइड पे आएगा 15,000 बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस, बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000 रुपए। तो ये आ गया भाई टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000 रुपया। अगली बात यहां पे दी हुई है लोकर रेंट। अच्छा लोकर रेंट, ये बताओ इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? लोकर रेंट बताओ इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? लॉकर रेंट रिसिप्ट होगी या पेमेंट होगी? बताओ भाई बताओ, आज तो बताना पड़ेगा। सिद्धार्थ कह रहा है इनकम होगी, रिया कह रही है पेमेंट होगी, सिद्धार्थ फिर कह रहा है रिसिप्ट होगी, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे क्या? बाकी भी बताओ यार। आनंद कह रहा है रिसिप्ट होगी, गौरव कह रहा है पेमेंट होगी, और बाकी कहें, सन्नी झा कहें, आकांक्षा कह रही है रिसिप्ट होगी। चलो मैं बता देता हूं, देखो सुनो ध्यान से। लॉकर रेंट क्या होता है? मैं एक एनपीओ हूं, एक संस्था हूं, तो मैं अपने मेंबर को लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल करवा के दूंगा। इट मींस मैं यहां पे लॉकर बनवा के रखूंगा अपने मेंबर्स के लिए, जो मुझे मेंबरशिप फी देते हैं,
और वो जो मेंबर है उस लॉकर में अपना सामान रख सकेंगे, सामान रख पाएंगे उसके अंदर वो अपना, और उस लॉकर के लिए वो मुझे रेंट पे करेंगे। ठीक है, उस लॉकर के लिए वो मुझे रेंट पे करेंगे। तो एनपीओ के अंदर लॉकर बने होते हैं और उन लॉकर्स को जो है रेंट आउट कर दिया जाता है एनपीओ के द्वारा। एनपीओ उन लॉकर्स को रेंट पे दे देता है। किसको रेंट पे दे देता है भाई? मेंबर को, और मेंबर से उसके बदले में फीस लेता है। तो लॉकर रेंट जो है वो एनपीओ के लिए रिसिप्ट है या पेमेंट है? बताओ। रिसिप्ट है। क्या है भाई? रिसिप्ट है, पैसा आएगा। तो इसका मतलब 34,000 रुपए रिसिप्ट है लॉकर रेंट जो है। तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, टू लॉकर रेंट के नाम से, टू लॉकर रेंट 34,000 रुपीज। तो ये आ गया भाई यहां पे 34,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है भाई? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड का। चंदन और रविंदर कहाँ गए? चंदन और रविंदर वो उनका वो सीएम वाईफाई चल रहा था, बंद हो गया होगा सीएम वाईफाई। कोई बात नहीं, सीएम वाईफाई दिक्कत देगा होगा थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है देखो कैश इन हैंड का 8,000 रुपए। मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? बताओ क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? कैश अकाउंट बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। सब कह रहे हैं क्रेडिट साइड पे आएगा, रिया भी कह रही है। चलो, तो क्रेडिट साइड पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं एक तरीके से, बाय बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी में उसने हमें कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कैश। बैंक का बैलेंस अभी गिवन नहीं है, सिर्फ कैश का बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी यहां पे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? बैलेंस निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा यहाँ पे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का भी टोटल करके बताओ मुझे जरा, और क्रेडिट साइड का भी टोटल करके बताओ जरा। डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है? वैसे ज्यादा टोटल तो डेबिट साइड का ही आएगा, 2.5 लाख, और ये हो गया 3,05,000, 5,55,000, 10,55,000, 10,85,000 और 34,000 कितना होगा? 10,85,000 और 34,000, 11,09,000। एक बार टोटल करना, डेबिट साइड का कितना आ रहा है? 11,19,000, 11,19,000। ठीक है, तो 11,19,000 आ गया यहाँ का टोटल। एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या बोल दिया मैंने? यहाँ पे आ गया 11,19,000। तो लिख देते हैं भाई 11,19,000, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 11,19,000। अब एक चीज करो भाई, 11,19,000 जो आया ना, इसके अंदर से इन सब चीजों को ऐड करके लेस कर दो, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हैं चीजें, 25,000, 28,000, 31,000, 35,000 और 15,000। तो इन सब चीजों को माइनस करके कितना अमाउंट बचेगा? तो सिद्धार्थ कह रहा है 97 नहीं, 9,77,000, 9,77,000। तो यहां पे बैलेंस बचेगा 9,77,000। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस 9,70,000 में से 8,000 तो कैश का बैलेंस है, और बाकी बैलेंस जो होगा वो बैंक का होगा। इट मींस बाकी बैलेंस किसका होगा? बैंक का बैलेंस होगा वो। तो मुझे बताओ 9,77,000 में से 8,000 माइनस करके कितना बचेगा? 9,77,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो 9,69,000 बचेगा आई थिंक। कंफर्म करना, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? 9,69,000 ही बचेगा ना। 9,77,000 में से मैं, सर बैंक का अमाउंट है बुक में 9,85,000 है, ये वाला टोटल 9,85,000 है, ये वाला जो 9,77,000 मैंने लिखा है यहाँ पे। नालायक, टोटल गलत बता दिया। ऑनलाइन वीडियो में भी सुनने की आदत पड़ गई है क्या तुमको? नालायक नालायक। यस सर, 9,85,000 था ये बैलेंसिंग फिगर।
तो 9,85,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा मुझे बताओ? 9,87,000 बचेगा ना, 5 और 3, हाँ 87,000। अब तो सही है। 85, 9,85,000, अरे यार ये 77,000 होगा ना, 9,77,000। देखो बैंक बैलेंस 9,77,000 आएगा। अब करेक्ट है कि नहीं है मुझे बताओ? 9,77,000, अबे क्या लिख दिया इसने सन्नी ने? 97,70,000। अबे इतना ज्यादा नहीं आ रहा नालायक। ठीक है, तो देखो भाई यहां तक इस तरीके से बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, देखो भाई ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आई होगी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। देखो बहुत ईजी है, दोबारा सुन लो। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो वो कैश अकाउंट की कॉपी होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अगर कोई एक्सपेंस किया, एक्सपेंस पे किया, वो पिछले साल से रिलेटेड था या अगले साल से रिलेटेड था, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने करंट ईयर में पे किया तो वो आएगा। ऐसे ही हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है, वो पिछले साल से रिलेटेड थी या अगले साल से रिलेटेड थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर में रिसीव हो रही है तो पूरी की पूरी रिकॉर्ड होगी, इसका मतलब वो। तो इट मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। और यहाँ पे करंट ईयर में अगर कोई एक्सपेंस हमने पे किया या करंट ईयर में अगर हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो पूरी की पूरी आ जाएगी, वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे हमें ये सोचना ही नहीं है कि जो खर्चा या इनकम है वो कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही तरीके की ट्रांजेक्शन आ जाती है। तो दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब कैपिटल नेचर के आइटम है या रेवेन्यू नेचर के आइटम है, इस बारे में हमें सोचना ही नहीं है। अगर हमने एक्सपेंस किया है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, आएगा ही आएगा। अगर हमें इनकम रिसीव हो रही है वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, वो आएगी ही आएगी। तो बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक जीरो एक्स्ट्रा डाल गया, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर? सिद्धार्थ कह रहा है, ऐसे कह रहे हैं सिद्धार्थ। गौरव कह रहा है नो सर। आकांक्षा क्लियर है सब सर। और बाकी बच्चे ऑल क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से। अरे ये क्या खोल दिया मैंने? ये रही हमारी बुक और ये अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे बना के दे रखा है इसने आंसर में। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखना ध्यान से। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आज ही करवा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, करवा दूं? इलिस्ट्रेशन 2 भी करवा दूं आज? करवा दो, यस सर करवा दो। शाम को करवा देना। कौन कह रहा है शाम को करवा देना? गौरव नालायक। अभी करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। देखो भाई क्वेश्चन देखना, मैं इसको ना ओरली डिस्कस कर रहा हूं, मैं बना नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको ना नोट नहीं कर रहा हूं, तो तुम लोग इसको घर से करना। मैं सारी चीजें बता रहा हूं, कौन सी चीज रिसिप्ट साइड पे आएगी, कौन सी चीज जो है वो पेमेंट साइड पे आएगी। ठीक है, फटाफट देखो ध्यान से। क्लियर है ना? ओरली डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क है, हाँ होमवर्क है, होमवर्क है लेकिन मैंने डिस्कस कर रहा हूं। होमवर्क है लेकिन डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, होमवर्क तो है बट मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई। देखो, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नवरत्न रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो कह रहा है भाई एक क्लब है नवरत्न रिक्रिएशन क्लब के नाम से, एक एनपीओ है, और हमें इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। और हमारा जो ईयर है वो 2021 वाला है इस क्वेश्चन में, 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाला साल है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो कि डेबिट साइड पे चले जाएंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था टू बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर ध्यान से देखना, 19-20 से रिलेटेड करंट ईयर में 7,000 रिसीव हुआ, 20-21 मतलब करंट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में 1,21,600 रिसीव हुआ, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में 5,200 रिसीव हुआ। पिछले साल से रिलेटेड करंट ईयर में 7,000 रिसीव हुआ, करंट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में ही जो रिसीव हुआ वो कितना था? 1,21,600। और अगले साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में एडवांस में रिसीव हो गया 5,200। तो हमें क्या करना है भाई, सबका टोटल करके इकट्ठा लिख देना है टू सब्सक्रिप्शन के नाम से रिसिप्ट साइड पे। बात खत्म। किसी भी साल से रिलेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो करंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बताओ भाई। करंट ईयर में पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं।
देखो आगे है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी रिसिप्ट है भाई, रिसिप्ट साइड पे आएगा। डोनेशन फॉर मैच, रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड पे आएगा। मैच एक्सपेंसेस, पेमेंट है, पेमेंट साइड पे जाएगा। उसके बाद है सैलरी, पेमेंट है, पेमेंट साइड पे जाएगा। रेंट पेड, पेमेंट है, पेमेंट साइड पे जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पेमेंट है, पेमेंट साइड पे जाएगा। बुक्स परचेज्ड, पेमेंट है, पेमेंट साइड पे जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, पेमेंट है, पेमेंट साइड पे जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब कोई बच्चा यहां पे सोचे भैया ये 10% का क्या करना है, और ये 1 सितंबर डेट दे रखी है, इसका क्या करना है, तो भाई इसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसका। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना परसेंटेज वाली और डेट वाली, ये तुम्हें काम आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में परसेंटेजेस पे या फिर डेट्स पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे सीधा सीधा हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई कितना पैसा आया और कितना गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए हैं, जो 30,000 रुपए वो पेमेंट साइड पे आएगा, बाय 10% इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा 30,000 रुपए। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है भाई, रिसिप्ट है, ये हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 1750 रुपए। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड पे आएगी। और देन क्लोजिंग बैलेंस में ना कैश इन हैंड का बैलेंस तो दिया हुआ है, कैश एट बैंक का दिया नहीं हुआ, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो अभी अभी हमने किया था उसकी तरह निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? मुझे बताओ कुछ भी नया था इसके अंदर? बताओ भाई बताओ, क्या इसमें कुछ भी टफ था, कुछ भी नया था इस वाले क्वेश्चन में? ये कितना बड़ा मैसेज किसने कर दिया, 1 मिनट। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सर ये अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होता है तो, ओवर अ पीरियड ऑफ रिकॉर्ड टाइम रिकॉर्ड होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो उसने हमें यहाँ पे ये बताया, मेरी बात सुन लो सारे, डेट भी तो डालनी होगी। डेट नहीं डालनी होगी यार, डेट क्यों डालेंगे मुझे? अच्छा मेरी बात सुनो, वो कह रहा है अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होता तो डेट डालनी पड़ेगी। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे साल के अंत में या नहीं बनाते थे? डेट का कॉलम बनाते थे उसमें? डेट का कॉलम नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं, क्यों आएगा भाई डेट का कॉलम? डेट भी तो डालनी होगी, नहीं डालनी होगी डेट, क्यों डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे साल के अंत में कि नहीं बनाते थे? साल के अंत में बनता था, और वो भी पूरे साल से रिलेटेड ही होता था, वो भी पूरे साल के लिए बनता था, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनता था वो। क्या उसमें कभी डेट का कॉलम बनाया था तुम लोगों ने? मुझे बताओ जरा यहाँ पे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट का कॉलम बनाते थे? वो भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता था कि नहीं बनता था? नो सर। हाँ अब याद आ रहे हैं। तो इसका मतलब भाई डेट का कॉलम नहीं आएगा, डेट का कॉलम नहीं आएगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे ऊपर भी तो देखो ऐसे ही बना हुआ है, पिछले वाले इलिस्ट्रेशन का आंसर मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, देखो ऐसे ही मैंने लिखा था अपने नोट्स के अंदर, देखो यहाँ पे मैंने भी तो ऐसे ही लिखा है, डेट का कॉलम नहीं आता, ठीक है, डेट का कॉलम नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 2 हो जाएगा। आंसर चीट मत करना लेकिन, ठीक है, बहुत मारूंगा नहीं तो। आंसर चीट मत करना। सिमिलरली यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, ध्यान से देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 3। गौरव कह रहा है बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर टाइम बनती है, उस दिन के सारे एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है और हम उसी डेट के सारे, उस डेट पे जितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल होते हैं वो लिख देते हैं, और उस डेट पे जितनी लायबिलिटीज होती है हमारी हम वो भी लिख देते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है, ये पूरे साल के लिए बनता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है, लेकिन हम डेट नहीं डालते कभी भी, ठीक है। हो जाएगा सर, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 3 जो है ये भी होमवर्क है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ठीक है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। इसमें देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का, उसके बाद है ना रिसिप्ट्स दे दी उसने खुद लिख दिया ऊपर, ये रिसिप्ट्स है सारी, तो ऊपर उसने हेडिंग डाल दी, ये रिसिप्ट्स है, नीचे दी हुई सारी की सारी चीजें, तो ये रिसिप्ट साइड पे उठा के डाल दो, सीधा का सीधा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उसने पेमेंट्स हेडिंग डाल दी, इसके नीचे जितनी भी चीजें दी है ये पेमेंट्स हैं, ठीक है, और ये उसने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया कैश और बैंक का। क्लियर है यहां तक की बात? ये सारी चीजें यहाँ पे जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली सारी चीजें, ये सारी रिसिप्ट साइड पे, ये वाली सारी पेमेंट साइड पे, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया ये वाला, और ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। बस लिखना ही तो है खाता बना के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। ओके डन। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 3 हो गया, ठीक है। तो भाई हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टॉपिक खत्म हो चुका है।
मैं लास्ट में दोबारा से एक बात दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक बात सुन लो ध्यान से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय ना दो चीजें ध्यान में रखनी है। कितनी चीजें ध्यान में रखनी है बोलो? दो। ठीक है, पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कभी भी नहीं करेंगे, कसम खा लो। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कभी भी नहीं करेंगे, कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस जितना भी हमें जो है इनकम हो रही है वो पूरी की पूरी लिख देंगे, वो किसी भी साल से रिलेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी हमने एक्सपेंस किया करंट ईयर के अंदर वो पूरा का पूरा लिख देंगे, वो किसी भी साल से रिलेटेड था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे के सारे बच्चे कसम खाएंगे कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसको बनाते समय हम लोग कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। जितनी भी इनकम हो रही है पूरी की पूरी लिखेंगे, जितना भी खर्चा किया पूरा का पूरा लिखेंगे, किसी भी साल से रिलेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक की बात? और दूसरी बात यह ध्यान में रखना, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स में हम लोग जो है डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है, इनकम जो है वो कैपिटल नेचर की है या रिवेन्यू नेचर की है, हमें उसको लिखना ही लिखना है, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह की ट्रांजेक्शन आएंगी, कैपिटल नेचर की भी आएगी, रेवेन्यू नेचर की भी आएगी। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो क्या होता है? आकांक्षा कह रही है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो क्या होता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसे का आना, प्रोसीड्स मतलब इनवर्ड। ठीक है, कैश इनवर्ड, प्रोसीड्स माने पैसे का आना। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, हमने एक चैरिटी शो करवाया होगा और वहां पे हमें पैसा आया, तो ये क्या हुआ? रिसिप्ट हुई कि नहीं हुई मुझे बताओ। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, हमने चैरिटी रिसीव करने के लिए एक शो करवाया, चैरिटी रिसीव करने के लिए एक शो करवाया और उस शो में हमें पैसा मिला। प्रोसीड्स माने पैसा मिला, प्रोसीड का मतलब होता है पैसे का मिलना। तो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो करवा के हमने चैरिटी रिसीव कर ली, पैसा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो का मतलब समझ में आया? गौरव कह रहा है यस सर। आकांक्षा का डाउट था, आकांक्षा तो कुछ कहेंगे नहीं। आकांक्षा क्लियर है सर, ओके ठीक है। चलो, तो प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसे का आना, मतलब रिसिप्ट हो रही है हमको। ठीक है, अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के तीनों इलिस्ट्रेशंस हो जाएंगे। अनसॉल्व क्वेश्चंस जो दिए होंगे ना एक्सरसाइज के, वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे करने कल तक। ठीक है, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ? लीगेसी क्या होता है? आकांक्षा कह रही है लीगेसी क्या होता है? लीगेसी का मतलब होता है वसीहत। लीगेसी का मतलब क्या होता है? सुन लो ध्यान से, वसीहत। एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। मैं बोलता हूं भाई, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लेता, सॉरी मैं मरने नहीं वाला अभी। ठीक है, मैं किसी और का एग्जाम्पल लेता हूं। मैं बोलता हूं एक व्यक्ति है जो कि बूढ़ा हो गया, ध्यान से सुनना, कहानी सुनेंगे ध्यान से सारे के सारे बच्चे। एक व्यक्ति है जो कि थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, ठीक है, और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत पैसा है उसके पास। उसका कोई वारिस नहीं है, बच्चे नहीं है उसके। ठीक है, पैसा बहुत पड़ा हुआ है, बच्चे नहीं है उसके। अब वो चाहता है कि मरते मरते समाज का भला कर दूं, मैं मरते मरते समाज का भला कर दूं। वो वसीयत बना के चला जाता है, वसीयत बनाता है, वकील को बुलाता है, वकील को बोलता है वसीयत बनाओ मेरी, और वकील बोलेगा वसीयत बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। और वसीयत किसके नाम से बनाओगे? तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है एक एनपीओ को दान करना है मुझे, एनपीओ के नाम पे वसीयत बनाओ मेरी। तो वो जो वकील होगा उस बूढ़े व्यक्ति की वसीयत बना देगा एनपीओ के नाम पे। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है भाई मैं मरते मरते अपना सारा जो मेरी संपत्ति है वो किसको दान करके जा रहा हूं? एक एनपीओ को दान करके जा रहा हूं। इसको बोलते हैं लीगेसी। लीगेसी का मतलब वसीयत। ठीक है, लीगेसी का मतलब क्या होता है? वसीयत। वॉइस ब्रेक हो गई, वॉइस ब्रेक हुई थी क्या? दोबारा बताओ, मैं दोबारा बोल दूंगा। आकांक्षा समझ में आया? दोबारा बोलूं या फिर दोबारा बोलूं? क्लियर है? गौरव कह रहा है क्लियर है, सिद्धार्थ कह रहा है वॉइस ब्रेक हो गई थी। एंडोमेंट ऑनोरेरियम क्या होता है? चलो एक एक करके बताता हूं। तो अभी लीगेसी समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सर, ठीक है, लीगेसी समझ में आ गया। लीगेसी का मतलब वसीयत। तो अगर कोई व्यक्ति एनपीओ के नाम पे वसीयत बना के चला गया है तो एनपीओ के लिए वो इनकम है, एनपीओ को उस वसीयत के थ्रू पैसा मिलेगा। ठीक है, एंडोमेंट ऑनोरेरियम क्या होता है? ऑनोरेरियम क्या होता है इस पे ध्यान देते हैं, एंडोमेंट शब्द को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें आगे थ्योरी में भी पढ़ना है। ठीक है,
ऑनोरेरियम क्या होता है, सुनो ध्यान से। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब सुनना। मान लेते हैं कि भाई एक एनपीओ है जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाता है फ्री में, ठीक है, एक एनपीओ है जो कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। अब उसमें एनपीओ ने मुझे इनवाइट किया कि यहाँ पे आके हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप पढ़ा दो, और लेकिन ये एनपीओ है, फीस तो वो देंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, बच्चों की भलाई हो जाएगी, गरीब बच्चे पढ़ लेंगे थोड़ा, और मैंने वहां पे जाके 1-2 महीने जो है बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। और फीस तो मिलेगी नहीं, एनपीओ था वो, है ना। मैं भी वहां पे क्या कर रहा हूँ, मैं भी वहां पे सोशल वेलफेयर का काम करने गया था, मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए गया था मैं। अब 2-3 महीने पढ़ाने के बाद जब मैंने क्लासेस ले ली, क्लासेस ओवर हो गई, तो एनपीओ ने मुझे वहां पे 10,000 पे कर दिए। एनपीओ ने मुझे 10,000 पे कर दिए। मैंने बोला भाई किस बात के 10,000 दे रहे हो? तो कह रहे आपका ऑनर कर रहे हैं। ऑनर माने सम्मान। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान कर रहे हैं आपका, आपको सम्मानित करने के लिए 10,000 दे रहे हैं हम आपको। फीस तो नहीं दी थी ना हमने आपको, लेकिन हम आपको सम्मानित करने के लिए ऑनरेरियम दे रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं आपको। ये बात समझ में आ रही है? ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? तो ऑनरेरियम हमारे लिए एक्सपेंस है, एनपीओ पे करता है ऑनरेरियम। एनपीओ एनपीओ के लिए क्या है, पेमेंट है, एनपीओ मुझे देगा वो पैसा, ठीक है। तो वो पेमेंट साइड पे आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। ऑनरेरियम समझ में आया कि नहीं आया? ऑनरेरियम समझ में आया कि नहीं आया? पेविलियन क्या है? गौरव कह रहा है पेविलियन क्या है? क्रिकेट मैच में जहां पे व्यक्ति बैठते हैं ना, सारे जो क्रिकेट देखने जाते हैं, वो पेविलियन होता है। उस जगह को पेविलियन बोलते हैं, जहां पे जनता बैठती है। ऐसे सीढ़ी नुमा बना होता है ना, सीढ़ियां सी बनी होती हैं ऐसे करके, जिसपे लोग बैठे होते हैं बहुत सारे। क्रिकेट स्टेडियम देखा होगा तुम लोगों ने टीवी पे, तो उसको पेविलियन बोलते हैं। पेविलियन का मतलब क्या होता है? जहां पे लोग बैठते हैं स्टेडियम के अंदर, वो जगह जो होती है उसको पेविलियन बोलते हैं। कहां पे लिखा है पेविलियन, मुझे भी बताओ यार। पेविलियन कहां लिखा है? ये तुम कहां से बता रहे हो पढ़ के? इलिस्ट्रेशन 3 में तो ऐसा कुछ था क्या? इलिस्ट्रेशन 3 में ऐसा कुछ था क्या? पेविलियन का है? इलिस्ट्रेशन 3 में पेविलियन नाम तो दिख नहीं रहा मुझे यार। ओ भाई, आगे की चीजें क्यों पूछ रहे हो? प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, अच्छा अच्छा, वो जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसके अंदर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो पूछ लो, ठीक है। तो पेविलियन समझ में आया? पेविलियन क्या होता है? जहां पे जनता बैठती है स्टेडियम के अंदर, जनता के बैठने के लिए जो जगह होती है उसको पेविलियन कहते हैं। पूछ लो भाई, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। होमवर्क वाले क्वेश्चंस के जो डाउट है वो पूछ लो, और नहीं भी होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो क्वेश्चन में एक बार, होमवर्क वाले क्वेश्चंस में फॉर्मेट है ये सब वर्ड्स सर, फॉर्मेट है ये सब वर्ड्स सर। क्या बोल रही है आकांक्षा, क्या बोल रहे हो बेटा? फॉर्मेट है ये सब वर्ड्स सर, क्लियर है सर? आई मीन फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बुक वो कह रही है कि बुक के अंदर ना फॉर्मेट दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसमें ये सारे शब्द लिखे हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझसे मीनिंग पूछ लो शब्दों को, क्योंकि वो मीनिंग है ना बुक में क्लियरली नहीं लिखा हुआ। बुक में तुमको ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से कि ऑनरेरियम क्या होता है, पेविलियन क्या होता है ना। तो ऐसे वाले जो शब्द हैं वो तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हें समझ नहीं आया था प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो क्या होता है, तो प्रोसीड्स का मतलब पैसे का आना, इनकम होना। चैरिटी शो, तो हमने एक शो कंडक्ट करवाया चैरिटी के लिए, चैरिटी रिसीव करने के लिए एक शो करवाया, और वहां पे हमें प्रोसीड्स हुई। प्रोसीड्स का मतलब पैसा मिल गया, तो रिसिप्ट थी। पेज नंबर 1.3 वो कह रहा है सिद्धार्थ, पेज नंबर 1.3 वो तो मेरे पास है भी नहीं शायद, मेरे को तुमने भेजा है पेज नंबर 1.3? हाँ ये रहा ना, अच्छा ये रहा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सब लिखा हुआ है ये। अरे बेटा ये सब चीजें नहीं पढ़नी है अभी, नालायक। ये रट्टा थोड़ी ना, तुम इसका रट्टा मारोगे क्या? ओ भाई तुम इसका रट्टा मारने बैठोगे क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट का, कि डेबिट साइड पे ये चीजें आएंगी, क्रेडिट पे ये आएंगी? वो तो नाम पढ़ के पता चल ही जाता है। अरे ये नहीं पढ़ना हो नालायक, इसको मत देखो, बकवास है ये। क्वेश्चंस करेंगे अभी, सारी चीजें समझ में आएंगी, बीच बीच में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना यार, उतना ज्यादा नए नए वर्ड्स आएंगे सामने, उतना ज्यादा तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। मुझसे डाउट पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है।
उस फॉर्मेट को देख के उसमें शब्द मत देखो, अभी वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में आएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। गौरव है नालायक, सिद्धार्थ कह रहा है गौरव है नालायक। गौरव भाई तू नालायक है क्या? गौरव कह रहा है ओके। चलो ठीक है। तो देखो भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। मैंने अनसॉल्व क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के वो भी होमवर्क दिए हैं, और ये तीनों के तीनों इलिस्ट्रेशंस दोबारा से करने हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये कैश बेसिस को फॉलो करके बनता है, अक्रूवल बेसिस अप्लाई नहीं होता। इट मींस जो एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, अगर वो करंट ईयर में हमें रिसीव हो रहे हैं या हमने पे किए हैं तो वो रिकॉर्ड होंगे ही होंगे। अगली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों ही तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए हमें ये दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है या फिर रेवेन्यू नेचर की है, इसको सोचना ही नहीं है हमें। ठीक है, बस। चलो, तो इतना हमने समझा, बस ये दो बातें हमने समझी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, दो बातें। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रहेंगी कि नहीं रहेंगी मुझे बताओ। ये दो बातें ध्यान में रहेंगी। सर इसको यूट्यूब पे डाल देना, मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, लेट ज्वाइन किया है। एक तो यार ये मतलब है ना, समझ नहीं आता। अब बंदा इंग्लिश में टाइप कर रहा है बट वो हिंदी में लिख रहा है, तो कुछ कुछ वर्ड है ना, मैं उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेट वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, वो मैं सोच रहा था क्या लिखा है, लाते, लेट लिखा हुआ है एक्चुअली वो। चलो, इसका भी एक अलग ही मजा है, लेकिन इसका भी एक अलग ही मजा है। चलो, तो समझ में सब कुछ आया कि नहीं आया भाई बताओ, थम्स अप दे दो मेरे को ऐसे, थम्स अप। चलो ठीक है, तो क्लास को मैं ओवर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे ओवर कर रहा हूं क्लास को। दो बातें ध्यान में रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, बस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास यहां पे मैं बंद कर रहा हूं, तुम लोग भी लीव कर सकते हो। प्रणाम। बंद कहां से होती है ये? यहां से होती है। बाय बाय।